सर्वप्रथम परीक्षा की दृष्टि से हमको ये देखना है कि मराठों का उत्कर्ष उद्भव कैसे हुआ, कैसे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया और किन राजाओं का, किन अधिकारियों का योगदान था जिन्होंने मराठा राज्य के उत्कर्ष में अपना योगदान दिया, और किस प्रकार से फिर इस मराठों का पतन भी हुआ। उस पतन के कारण, पहले इनके उत्कर्ष के कारण तो बच्चों सर देसाई जजमा सरकार, ग्रांड डफ आदि ने मराठों के संबंध में अनुसंधान किया और मराठों का इतिहास लिखा। ग्रांड डफ ने जिस प्रकार से, ध्यान दें बच्चों, जिस प्रकार से कर्नल टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा, द हिस्ट्री ऑफ राजपूता उसी प्रकार से बच्चों ग्रांड डफ ने जिस परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि मराठों का इतिहास किसने लिखा और राजपूतों का इतिहास किसने लिखा, तो कर्नल टॉड ने राजपूतों का इतिहास लिखा, जबकि ग्रांड डफ ने मराठों का इतिहास लिखा। राइज ऑफ द राइज ऑफ द मराठा एम्पायर से संबंधित एक पुस्तक लिखी ग्रांड डफ ने। उसी प्रकार कर्नल टॉड ने भी द हिस्ट्री ऑफ राजपूताना लिखी, यानी राजपूतों का इतिहास, और यहाँ पर मराठों के साम्राज्य का उत्कर्ष, उदय। सर देसाई जजमा सरकार ने भी मराठों के संबंध में अनुसंधान किया, उनके बारे में लिखा, जो तथ्य सामने आए उस संबंध में ही मराठों का वर्तमान संदर्भ में इतिहास पढ़ा जाता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दें कि मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो मराठा जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला माला के दक्षिण में स्थित एक पठारी क्षेत्र है, जहाँ की भूमि समतल नहीं है। पठारी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग, क्योंकि आदि काल में जब पृथ्वी का सृजन हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो सर्वप्रथम भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसी का निर्माण हुआ था, और जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर कभी एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था तैतीस सागर। तो बच्चों ध्यान दें कि जो भारत का मूल क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र है, और उस दक्षिणी क्षेत्र में ही
अनेकों ज्वालामुखी थे। आज से करोड़ों वर्ष पहले, क्योंकि विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के संदर्भ में जी ओपेरन नामक एक वैज्ञानिक ने जीवन से संबंधित एक अपना सिद्धांत दिया था। मिलर आदि वैज्ञानिकों ने उसमें प्रयोग किए थे और इस बात को सिद्ध कर दिया था कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र में हुई, पानी में हुई। लेकिन हमारी पृथ्वी वर्तमान संदर्भ में इस प्रकार की थी या नहीं थी, एक कहाँ से उत्पन्न हुई, कैसे हुई, इस संदर्भ में एक वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्मांड में एक जो है डार्क मैटर था। बच्चों ध्यान दें, ध्यान से सुने आप लोग कि ब्रह्मांड में एक डार्क मैटर था। उस डार्क मैटर में विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों जो है उसके टुकड़े छितर गए और उन्हीं टुकड़ों के टुकड़े होते चले गए। इस प्रकार से ब्रह्मांड का ये सूर्य, तारे, नक्षत्र, उपग्रह, धूमकेतु आदि का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से बच्चों हमारा सौर मंडल, जहां हम लोग जहां रहते हैं, उस सौर मंडल को मिल्की वे, उस आकाश गंगा को, जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है उसे मिल्की वे कहते हैं। क्योंकि एक जो है मिल्की वे में अनेकों सौर मंडल होते हैं। अभी हमारी विज्ञान हमारे सौर मंडल को ही नहीं खोज पाई, तो अन्य पूरी गैलेक्सी के खगोलीय चीजों को कैसे खोज पाई, अभी हमारी विज्ञान उस सीमा तक नहीं पहुंच पाई है। तो बच्चों ध्यान दें कि आज से अरबों वर्ष पहले जो हमारा सूर्य है उसमें विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप उसके अनेकों टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों के भी टुकड़े बने। तो ध्यान दें, सूर्य से जो टुकड़े अलग हुए उनको आज हम ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो सूर्य से अलग हुए इसलिए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जो सूर्य के जितने नजदीक है उसमें उतनी ही हीट है, तो जितना दूर चला गया टुकड़ा उसमें उतनी ही शीतलता है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के सूर्य और से इतनी दूरी पर है कि जहां पर ज्यादा सूर्य की जो है ऊष्मा ज्यादा प्रवेश नहीं कर पाती, लेकिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, जिस वजह से जीवन की उत्पत्ति होना संभावित हो गया। तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी आज से करोड़ों वर्ष पहले उत्पन्न हुई। उसी का एक टुकड़ा अलग हुआ, जिसे हम आजकल चंद्रमा कहते हैं, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो बच्चों इस बात को आपने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध समझ लिया। अब कभी जो है, क्योंकि सूर्य से अलग हुआ टुकड़ा, एक जो है पिंड था अग्नि का, उसमें करोड़ों वर्षों तक प्रतिक्रिया होती रही, ऊर्जा बनती रही, नष्ट होती रही, जिसके परिणाम स्वरूप पानी बना, बादल बने और पानी गिरता गया धीमे धीमे करके, आदि महासागर का जो है जन्म हुआ। तो इस प्रकार से पृथ्वी ठंडी होने लगी और जब पृथ्वी ठंडी हुई तो यहाँ पर अनेकों जो है क्षेत्र, जो स्थल मंडल है वो उभरे। उन्हीं में से जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो पृथ्वी के अंदर की जो ऊष्मा है वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती रहती है। आज भी कई जगह जैसे प्रशांत महासागर में कुछ क्षेत्र ऐसा है जो आज भी जो है ज्वालामुखी का केंद्र है, जिसमें से स्ट्रोम्बोली नामक एक ज्वालामुखी सक्रिय है। तो ज्वालामुखियों का अलग है, सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक मृत ज्वालामुखी होता है, एक सोया हुआ ज्वालामुखी होता है जो कभी भी जाग सकता है, और एक ज्वालामुखी जो है हमेशा सक्रिय रहता है। तो तो बच्चों ध्यान दें
कि इस प्रकार से जो दक्षिण भारत का निर्माण हुआ वो जो है पहला था, और जो उत्तर भारत है यहाँ पर कभी समुद्र था, लेकिन जो है आज से करोड़ों वर्ष पहले एक घटना घटी कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के नीचे दो प्लेटें आपस में घर्षण करने लगी, और जो तेथी समुद्र था वो जो है खत्म हो गया, तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस प्रकार हिमालय पर्वत के उत्तर में और विंध्याचल पर्वत माला के बीच का जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, उसे गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। इस प्रकार से हिमाचल पर्वत श्रृंखला को संसार का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से दक्षिण भारत में उद्भव होगा, जहाँ जो है काली जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के फटने पर जो काली मृदा हुई, उस काली मृदा जो है भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप है। काली चट्टानें भी जो ज्वालामुखी के लावा जो है पिघलने के परिणाम स्वरूप बने। इस प्रकार से बच्चों ध्यान दें कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वो जो है ज्वालामुखी उद्गार यहाँ हुए थे, और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ की भौगोलिक स्थितियां बनी। अतः यहाँ के भूगोल में जब जो क्षेत्र जो है ज्वालामुखी जो है समाप्त होने लगे, धीमे धीमे जो क्षेत्र जो है ठंडा पड़ गया, और ठंडा पड़ने के परिणाम स्वरूप यहाँ वृक्ष पौधे उत्पन्न हुए। इस प्रकार से यहाँ पर घने जंगल हुए, जीव जंतुओं के लिए आसानी हुई। जलवायु इस प्रकार की है कि दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र या केरल है, तमिलनाडु का क्षेत्र है, हमेशा जो है यहाँ बरसात होती रहती है, इसलिए यहाँ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। जबकि उत्तर भारत में जो है मानसूनी जलवायु है। इस प्रकार से यहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो पतझड़ में झड़ जाते हैं, और जहाँ बसंत ऋतु आती है वहाँ पर पुनः पत्तियां नई पत्तियां आ जाती हैं। इस प्रकार से दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति से सर्वदा भिन्न है। तो बच्चों इस बात का ध्यान दें, आप लोग क्योंकि विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी आप लोग ये समझे कि मराठों के उत्कर्ष में उसकी भौगोलिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो पहला था मराठों का उत्कर्ष में कारण भौगोलिक भूमिका, हाँ, भाषा, संतों का प्रभाव, उत्तर भारत से दूरी, क्षेत्रीयता का प्रभाव, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक समानता, साहसी व्यक्तित्व, तो बच्चों आप लोग ध्यान दें कि मराठों के उत्कर्ष में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्होंने मराठों के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि आप लोगों को बताया जा चुका कि मुगल साम्राज्य के जो है अंतिम चरण में, यानी जब मुगल साम्राज्य का अंतिम महान शासक बादशाह औरंगजेब भारत पर शासन कर रहा था, उसी समय जब वह जो है समस्त उत्तर भारत और दक्षिण भारत की शक्तियों को रौंद रहा था,
उसी समय उसी के शासनकाल में एक ऐसी शक्ति शिवाजी के नेतृत्व में उत्पन्न हुई जिसने एक नए राज्य का स्वप्न दिखाया और जो है एक जो है नई इतिहास में गणना अपनी दर्शाई। तो इनके उत्कर्ष बच्चों सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मराठों का अधिकार ऐसी स्थिति में, जबकि औरंगजेब जैसा सशक्त शासक था जिसके नियंत्रण में बहुत बड़ी सेना थी, फिर आगे क्या कारण था कि शिवाजी जो है एक छोटे से सैनिक योद्धा होने के बावजूद एक इतना बड़ा राज्य स्थापित कर सके। तो बच्चों पहला है पॉइंट कारणों में कि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। हालांकि प्राचीन साहित्य में महाराष्ट्र को मराठा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका अलग अपना इतिहास रहा है, लेकिन मध्यकाल में जब औरंगजेब मुगल काल में जब औरंगजेब शासन कर रहा था, उसी समय मराठों का उत्कर्ष हुआ। इस प्रकार से भौगोलिक भूमिका यानी भूगोल जो अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि महाराष्ट्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो अन्य जगह की अपेक्षा बड़ी कठिन और जो है जीवन से संघर्ष करने वाली हैं। इस प्रकार से बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पठार और बीच बीच में कहीं कहीं समतल घाटियां और फिर उन घाटियों के बगल में मैदानी क्षेत्र और उन जो है घाटियों के पास में ही बड़े बड़े जंगल। इस प्रकार से यहाँ ऐसी स्थिति थी कि यहाँ के भूगोल की वहाँ के लोगों को ही जानकारी होती थी कि कहीं भी चले जाओ, आने जाने की जो सुविधा थी वो इन लोगों को जितनी सहजता से जानकारी थी और अन्य लोगों को, बाहरी लोगों को वहाँ की भौगोलिक स्थिति की इतनी अधिक जानकारी नहीं थी, खाली रास्तों के सिवाय। अतः औरंगजेब शिवाजी पर हमेशा नकेल कसते रहे। इसलिए औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था हमेशा, क्योंकि औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया लेकिन शिवाजी को वह पकड़ नहीं सका, ना ही उनको कुचल सका, ना ही उनके राज्य को नष्ट कर सका। अंत में उसी औरंगजेब ने 1667-68 में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की। तो बच्चों समझिए इस बात को कि यहाँ के भूगोल ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मराठों के व्यक्तित्व में, यानी उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मराठा कहा गया जो मराठा क्षेत्र में रहते थे। तो यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जंगल, यहाँ के पठार, यहाँ की जो है समतल भूमि आदि ने इन्हें जो है एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में प्रदान की जो है अन्य लोगों से उन्हें सुरक्षा और उनके बीच में सद्भाव उत्पन्न करती थी। बच्चों दूसरा पॉइंट है भाषा। तो मराठों के उत्कर्ष में भाषा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि वहाँ की भाषा मराठी भाषा थी, तो एक दूसरे से भाषा का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दूसरे जुड़ाव के लिए हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी एक बात कही है भाषा संबंध में कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिना निज भाषा मूल के हिटे नमी को सूल। इस प्रकार से बच्चों भाषा जो है अपने मनोभावों को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। जब मनुष्य जो है भाषा नहीं जानता था, जब मनुष्य जो है बोलना नहीं जानता था, जब मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, तब उस समय मनुष्य जो है अपने भावों को चित्रकारी के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। वो काल मध्य पाषाण काल युग था जब मनुष्य ने सर्वप्रथम अपने भावों को अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया था। लेकिन समय समय जब उसका बौद्धिक विकास होता चला गया तो मनुष्य ने जो है भाषा बोलना सीखा और फिर उनकी लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार से मुगल काल में मराठों की भाषा मराठी थी, जिसने वहाँ के लोगों को एक भाषा सूत्र में बांधने का और एक दूसरे को संचार माध्यम से बांधने का काम किया। तीसरा है वहाँ के संतों का प्रभाव। तो बच्चों ध्यान दें, संत जो थे ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम,
तुकाराम के बाद नामदेव, नामदेव के बाद रामदास, तो बच्चों बात ध्यान दें कि उस समय महाराष्ट्र में जब शिवाजी का उत्कर्ष हुआ, उसके पहले भी अनेकों महान संत हुए वहां पर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को अक्षुण्ण बनाने के लिए, अपना लोगों में संदेश देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन महान संतों की श्रृंखला में ज्ञानदेव महाराज, जो छोटी ही उम्र में, जो 4 भाई थे, छोटी ही उम्र में वैराग्य ग्रहण कर लिया था, और ऐसे चमत्कारी संत थे जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। ऐसे चमत्कारी संत थे कि जिनका जो है सजीव के अतिरिक्त निर्जीव वस्तुओं पर भी नियंत्रण रहता था। हेलो, हाँ कौन? बोल रहा हूँ रहने से। बताओ बेटा। हाँ सर जी, यह बोल रहा था। हाँ हाँ, न्यू ड्रॉप अडॉप्ट करा है। क्या है? अरे ये बोल रहा हूँ सर जी, जो यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया का न्यू ड्राफ्ट रेडी किया है। बेटा एक काम करना, तुम 10 बजे फोन करना, अभी हम पढ़ा रहे क्लास में। हाँ ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही। ठीक, 10 बजे के बाद फोन करना, हम बता देंगे आपको। हाँ ठीक है बेटा। भौगोलिक भूमिका बच्चों, तो ज्ञानदेव के बारे में, हम संतों के प्रभाव के बारे में बता रहे थे कि ज्ञानदेव महाराज ऐसे संत थे जिन्होंने सजीव के अतिरिक्त निर्जीव चीजों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था। इस प्रकार से इन्होंने अनेकों ग्रंथों की रचना की। इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने जो अपने आप को जो है संतों की शरण में रखा, और अपने क्षेत्र के प्रभाव में आकर क्षेत्रीयता की भावना का विकास किया। उन्हीं संतों की श्रृंखला में एकनाथ, जो संत थे, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव और रामदास आदि गुरु, समस्त गुरु। रामदास जो है बरकरी संप्रदाय के थे, जबकि तुकाराम धरकरी संप्रदाय के थे। तो बच्चों ध्यान दें, तुकाराम और नामदेव जो है धरकरी संप्रदाय के थे, जबकि रामदास वरकरी संप्रदाय के थे। रामदास जो है, समस्त गुरु रामदास शिवाजी के जो है गुरु थे। इस प्रकार से इन संतों के व्यक्तित्व का प्रभाव भी वहाँ के जनमानस पर पड़ा। उनमें एकता और क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ। इन संतों ने अपने लोकल की भाषा, मराठी भाषा में ही उपदेश दिए। हालांकि किसी संत ने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया, लेकिन फिर भी उपदेश अपने ज्यादातर जो है मराठी भाषा में ही दिए। इसलिए इन संतों के प्रभाव ने भी मराठों के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दें, क्योंकि इस राजनीतिक उथल पुथल के दौर में महाराष्ट्र जो का क्षेत्र उत्तर भारत से दूरी पर था, अतः उत्तर भारत की राजनीतिक उथल पुथल से दूरी होने की वजह से मराठों को अपने क्षेत्रीयता का विकास करने में, अपने लोगों का विकास करने में सहजता महसूस हुई, जिसने जो है उत्तर भारत की राजनीति से दूर रखते हुए उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 5वां पॉइंट है क्षेत्रीय का प्रभाव। क्षेत्रीय का मतलब है कि जो है जो मराठा क्षेत्र था वो जो है इनकी भाषा, इनकी जो है संतों का प्रभाव आदि ने इन लोगों के मन में क्षेत्रीयता की भावना पैदा की थी। मराठे एक दूसरे को जो है
अपनी भाषा शैली के आधार पर सम्मान देते थे। एकजुटता थी, उनमें भाईचारा था। इसने भी, क्षेत्रीयता की भावना ने भी मराठों के उत्कर्ष में योगदान दिया। सांस्कृतिक संबंध भी थे। जब क्षेत्रीय एकता थी तो क्षेत्रीय एकता ने, वहाँ की जो संस्कृति है उसने भी योगदान दिया। जो सांस्कृतिक एकता ने भी इन लोगों को आपस में मजबूत बनाए रखा। धार्मिक समानता, यानी उस क्षेत्र की जो सांस्कृतिक संबंध थे, जो धर्म था, जो धार्मिक समानताएं थी, वो लगभग एक सी थी। अतः धार्मिक समानता होने की वजह से यहाँ के लोग आपस में सांस्कृतिक सूत्रों बंधे हुए थे। अतः इसने भी मराठों के उत्कर्ष में योगदान दिया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की जो पृष्ठभूमि थी उसने यहाँ के लोगों को एक साहसी व्यक्तित्व दिया। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना, वहां से उतरना, जीवन के लिए संघर्ष करना, जरा जरा सी बातों के लिए संघर्ष करना। अतः यहाँ के लोगों को यहाँ की भूगोल ने संघर्षशील बना दिया। जिस संघर्ष की शैली ने उनके व्यक्तित्व को निखारा, उनके व्यक्तित्व में ईमानदारी लाए, उनकी बात में वजन आया, व्यक्तित्व में वजन आए। इस प्रकार से साहसी व्यक्तित्व ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बच्चों देखिए शिवाजी महाराज की उत्कर्ष कैसे हुआ। बच्चों देखिए, पहला जो है सयाजी भोंसले, सयाजी भोंसले के भोंसले की पत्नी जीजाबाई थी। जीजाबाई के दो पुत्र थे, संभाजी और शिवाजी। शिवाजी छोटे थे। शिवाजी के पश्चात शिवाजी के भी दो लड़के थे। संभाजी और राजा राम। संभाजी का लड़का होगा साहू और राजा राम की पत्नी जो थी ताराबाई। शिवाजी द्वितीय। हेलो, हाँ कौन? सर हम 9th B से बोल रहे हैं सर। अरे बेटा 10 बजे के बाद फोन करना, क्लास में पढ़ा रहे अभी हम। तो बच्चों, साहू के पश्चात यहाँ पर जो है पेशवा का राज्य प्रारंभ हुआ। तो पहला पेशवा जो था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम। बाजीराव के प्रथम
प्रथम के पश्चात बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव के पश्चात माधवराव, माधवराव के पश्चात नारायण राव, नारायण राव के पश्चात माधव नारायण राव, इसके पश्चात जो है बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, इन्हें जो है नाना साहब भी कहा जाता था। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोग ध्यान दें कि मराठों के उत्कर्ष की श्रृंखला में ये जो चेन बताई है आप लोगों को, ये महत्वपूर्ण है कि शिवाजी के उत्कर्ष के पहले उनके पिताजी शाहजी भोंसले थे। तो शिवाजी के उत्कर्ष से पहले कहानी ये है कि इनके जो है पूर्वज चित्तौड़ के रहने वाले थे। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो इनके पूर्वज जो है दक्षिण भारत आ गए थे। वहीं पर जो है 8वीं 10वीं पीढ़ी में शाहजी भोंसले हुए। शाहजी भोंसले के पिताजी का नाम था मालोजी। मालोजी खेती किसानी किया करते थे। बाद में वो जो है जाधव के यहाँ पर अंगरक्षक का काम करने लगे। उन्हीं के यहाँ से जो है इनका उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। बाद में जो है देख बच्चों ध्यान दें, उस समय वहां पर बीजापुर और अहमदनगर, बीजापुर और अहमदनगर, ये 2 रियासतों में मालोजी ने और शाहजी भोंसले ने अपना उत्कर्ष बढ़ाया, अपना रुतबा बढ़ाया। और अंत में शाहजी भोंसले की जो है 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी जीजाबाई थी। तो शाहजी भोंसले ने सर्वप्रथम 1620 में जहांगीर की सेवा में उपस्थित हो गए थे। बीजापुर की सल्तनत से नौकरी प्रारंभ की, अहमदनगर की भी सेवा में गए। इस प्रकार शाहजी भोंसले बीजापुर में भी नौकरी की, शाहजी भोंसले अहमदनगर में भी नौकरी की और अपना रुतबा बढ़ाते चले गए। और 1620 में शाहजी भोंसले ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार करके जहांगीर की तरफ से युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार से शाहजी भोंसले पहले जो है मराठे थे, जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले। अतः जहांगीर के समय में पहली बार मराठे मुगलों के संपर्क में आए। जहांगीर ने मराठों को उमरा वर्ग में रखा। इस प्रकार से शाहजी भोंसले समय में मराठों का उत्कर्ष होने लगा। मराठों की दक्षिण भारत में एक भूमिका निश्चित होने लगी। अतः शाहजी भोंसले का जो बड़ा लड़का था संभाजी, एक युद्ध में मारा गया। जब बीजापुर के अधीन जो है एक नौकरी करता था। बीजापुर का जो सेनापति था अफजल खां, एक युद्ध में जब संभाजी फंस गए तो उन्होंने सूचना भेजी। अफजल खां ने जो है सेना नहीं भेजी, जिस वजह से संभाजी की मृत्यु हो गई युद्ध में। और इस प्रकार से शाहजी भोंसले ने कहा कि अफजल खां बहुत ही क्रूर और दुष्ट व्यक्ति है। इस प्रकार से शाहजी भोंसले का जो है 1590 से 1666 1666
1590 में जन्म हुआ था सयाजी भोसले का। 1666 में घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से सयाजी भोसले की जो पहली पत्नी थी जीजाबाई, उनके 2 पुत्र थे संभाजी और शिवाजी। चूंकि पूना की जागीर संभाजी को मिली हुई थी, अतः संभाजी ने दादा कोंडदेव के संरक्षण में अपनी पत्नी जीजाबाई और अपने पुत्रों को रखा। वहीं पर दादा कोंडदेव बच्चों ध्यान दें कि शिवाजी के उत्कर्ष में दादा कोंडदेव और समर्थ गुरु रामदास की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इन दोनों के व्यक्तित्व का प्रभाव ही शिवाजी के ऊपर पड़ा। शिवाजी की मां का शिवाजी के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इस प्रकार से शिवाजी जो है दिन प्रतिदिन उत्कर्ष करते चले गए। सबसे पहले उन्होंने सिंह बीजापुर के अधीन सिंहगढ़ के किले को अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार से शिवाजी ने बीजापुर के अधीन अनेकों किलों को अपने कब्जे में कर लिया, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है सिंहगढ़ का किला, तोरण का किला, चाकन का किला, कल्याण का किला, गिरनार का किला। इस प्रकार से शिवाजी ने अपना जो है उसका प्रारंभ किया। इन किलों को जीतकर लोगों को अपने संरक्षण में रखा। और इसी बीच क्या हुआ कि घटना घटी अफजल खां कांड। अफजल खां कांड, क्योंकि बच्चों आप लोग बता दें कि शिवाजी का जन्म जो है 1627 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। ये भी अप्रैल की बात है और ये भी अप्रैल में ही है। इस प्रकार से अप्रैल 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ, अप्रैल 1680 में मृत्यु हुई थी। तो सबसे 1659 अफजल खां कांड। अफजल खां बीजापुर का सेनापति था और इस प्रकार से जब शिवाजी ने बीजापुर के अनेकों किलों को जीतना प्रारंभ कर दिया तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को बंदी बनाने या उन्हें मार डालने का आदेश दिया। तो अफजल खां ने दम भरा और कहा कि मैं घोड़े से बिना उतरे हुए ही शिवाजी को बंदी बनाकर ले आऊंगा। इस प्रकार से कृष्णाजी भास्कर को अफजल खां ने, तो बच्चों ध्यान दें क्या नाम था कृष्णाजी भास्कर। कृष्णाजी भास्कर तो शिवाजी ने अफजल खां ने अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा और कहा कि अफजल खां उनसे मिलना चाहता है प्रतापगढ़ के जंगलों में। शिवाजी ने कृष्णाजी भास्कर का स्वागत किया और उससे यह बात जान ली कि अफजल खां शिवाजी के साथ विश्वासघात करना चाहता है, उनको मारना चाहता है। अतः शिवाजी ने भी अपना दूत भेज दिया और प्रतापगढ़ के जंगल में मिलने का निश्चय किया गया। शिवाजी ने अपने साथ कुछ सैनिक जो है 2 सैनिक रखे,
2 अंगरक्षक रखे और कुछ सेना जो है प्रतापगढ़ के जंगलों में झाड़ियों में छिपा कर रख दी। इस प्रकार से अफजल खां जब जो है सशस्त्र होकर शिवाजी से मिलने आया, क्योंकि शिवाजी ने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी थी, बाघ नख अपने हाथों में पहन रखा था और एक जो है पोशाक पहने रखी थी जराय बख्तर, जिससे कि शिवाजी पर कोई हमला होने की स्थिति में किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचे। इस प्रकार से जब अफजल खां ने प्रतापगढ़ के जंगल में एक जगह चबूतरा बनवाया गया, वहां पर शिवाजी से मिला तो उसने, क्योंकि अफजल खां शिवाजी से बहुत ऊंचा था, उसने शिवाजी को दोनों हाथों से जकड़ लिया और शिवाजी को मारने के लिए जैसे ही कटार निकाली, शिवाजी ने अपने हाथों में पहने हुए बाघ नख से उसके पेट को चीर दिया। इस प्रकार से जब शिवाजी के सैनिकों ने देखा कि शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया है, तो शिवाजी के सैनिक अफजल खां के सैनिकों पर टूट पड़े। इस प्रकार से अफजल खां का अंत हुआ, एक विश्वासघाती का अंत हुआ। अतः अब जो है शिवाजी की शक्ति बढ़ने लगी और इसी बीच 1663 में औरंगजेब ने शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए, शिवाजी की शक्ति को नष्ट करने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को शिवाजी के दमन करने हेतु दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया। शाइस्ता खां ने मुगल सेना लेकर शिवाजी के द्वारा विजित किलों को जीतना प्रारंभ कर दिया, लेकिन तभी जो है बरसात के दिनों में 1663 की बात है, जब शाइस्ता खां पूना के किले में आराम कर रहा था। वर्षा ऋतु का मौसम था, अतः शिवाजी अपने कुछ सैनिकों के साथ, चुने हुए सैनिकों के साथ पूना के किले पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां के ऊपर जो है एकाएक आक्रमण किया। शाइस्ता खां एकदम भयभीत हो गया और भागने लगा। भागने के दौरान ही शिवाजी ने उसके ऊपर वार किया, जिससे उसका एक अंगूठा कट गया। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच में शाइस्ता खां का एक पुत्र फतेह खां मारा गया और शाइस्ता खां अपनी जान बचाकर भाग गया। जब औरंगजेब ने यह बात सुनी तो उसने शाइस्ता खां को दक्षिण भारत से बुला लिया और अब दक्षिण भारत की जिम्मेदारी जयसिंह, मेजर राजा जयसिंह को सौंपी और मेजर राजा जयसिंह ने शिवाजी के किलों को जीतना पुनः प्रारंभ कर दिया। अतः जब शिवाजी पुरंदर के किले में थे, उन्होंने पुरंदर किले को घेर लिया। अतः शिवाजी ने आत्मसमर्पण हेतु, संधि हेतु जयसिंह, मेजर राजा जयसिंह के साथ संधि का प्रस्ताव दिया। संधि का शर्तों को जयसिंह ने मान लिया। बच्चों, आप लोगों को दिखा दें, क्योंकि शिवाजी के व्यक्तित्व में शिवाजी ने ये सौगंध खाई हुई थी कि वो जो है हिंदू धर्मोद्धारक हैं, यानी हिंदुओं के उद्धारक हैं। हिंदुओं को एकता के सूत्रों बांधेंगे, मंगलों से, विधर्मियों से इस देश की रक्षा करेंगे। लेकिन शिवाजी ने हमेशा सहिष्णुता की नीति का परिचय दिया। हिंदुओं को एक सूत्र बांधने का तो उनका निश्चय था, लेकिन विधर्मियों के खिलाफ भी उनके मन में द्वेष नहीं था। सिर्फ जो है एक ही भावना थी कि विधर्मियों से देश की रक्षा करना, ना कि उन्हें जो है कोई उनके साथ में, उनकी सेना में स्वयं मुसलमान थे, उनकी युद्ध के दौरान कुरान की प्रति भी मिल जाती थी तो उसका भी वो आदर करते थे। कुछ मुस्लिम स्त्रियां भी उनके हाथ लग जाती थी तो उनको भी बाइज्जत उनके घर पहुंचा देते थे। अतः मुसलमानों में भी शिवाजी की बहुत इज्जत थी। उस समय का समकालीन लेखक खफी खां, बच्चों ध्यान दें, खफी खां समकालीन लेखक जो शिवाजी का बहुत बड़ा आलोचक था, लेकिन उसने भी शिवाजी की धार्मिक नीति की, शिवाजी की सामाजिक नीति की प्रशंसा की
कि शिवाजी ने हमेशा मुस्लिम ग्रंथों का आदर किया, मुस्लिम स्त्रियों का आदर किया, उन्हें सम्मान दी, उनकी इज्जत की रक्षा की। इस प्रकार से शिवाजी के ये व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने उन्हें महानता की श्रेणी में ला दिया। इसलिए भारतीय इतिहास में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके नाम के पीछे महान लगाया जाता है। और शिवाजी महाराज अंतिम राजा थे जिनके नाम के अंत में महान शब्द लगा हुआ है। भारत का पहला राजा जिसके पीछे महान शब्द लगा है वो पहला राजा था चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, दूसरा जो है अकबर महान और तीसरे शिवाजी महान। हालांकि कुछ इतिहासकारों को शिवाजी की महानता में संदेह है, लेकिन फिर भी अधिकांश इतिहासकार शिवाजी को महान बताते हैं। तो बच्चों, शाइस्ता खां के पतन के पश्चात मेजर राजा जयसिंह जो है शासक बने और पुरंदर की संधि 1665 में हुई। तो बच्चों ध्यान दें, 1665 में पुरंदर की संधि हुई मेजर राजा जयसिंह, जिसमें से शिवाजी ने 35 किले मुगलों को देना कह दिया और 35 में से 23 किले मुगलों के अधिकार में चले गए, जबकि 12 किले शिवाजी के हाथ में रहे। तो बच्चों ध्यान दें, 35 किले थे, 35 में से 23 मुगल और 12 शिवाजी के पास रहे। शिवाजी ने मुगलों को अधीनता स्वीकार कर ली और मुगलों को आश्वासन दिया कि दक्षिण भारत के अभियान में वह मुगल सेना को अपनी सहायता देंगे। शिवाजी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि मुगल दरबार में अपने पुत्र संभाजी को भेजेंगे और उनको इस पुत्र को 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। अतः मेजर राजा जयसिंह के आग्रह पर कहने पर शिवाजी ने एक बार दरबार में उपस्थिति देने का आश्वासन दिया और इसी उद्देश्य से शिवाजी जो है आगरा में 1666 में शिवाजी मुगल दरबार औरंगजेब के मुगल दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए, उन्हें 5000 के मनसबदारों की कतार में खड़ा कर दिया गया। और जब शिवाजी ने देखा कि राजा जसवंत सिंह उनके आगे लगे हुए हैं तो और बहुत समय हो गया, औरंगजेब ने शिवाजी पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्हें उपेक्षित दृष्टि से देखता रहा। अतः जब शिवाजी ने ये समझा कि जो है उनका पूर्ण अपमान है, अतः शिवाजी ने दरबार से यह कहते हुए चले आए कि यहाँ पर मेरा सम्मान नहीं हुआ है, अतः मैं जाता हूँ। औरंगजेब ने अपने कुछ साथियों से कहा कि शिवाजी को यहाँ रुकवाओ, लेकिन शिवाजी नहीं माने। तो औरंगजेब ने उन्हें जो है पकड़वाकर नजरबंद करवा दिया। तो शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया। शिवाजी कैद थे। तो बच्चों ध्यान दें कि शिवाजी जो है आगरा के जयपुर भवन में शिवाजी कैद कर लिया गया। शिवाजी ने अब जो है औरंगजेब की कैद खाने से अपने आप को मुक्त करने के लिए अपनी जो है अपनी बीमारी का बहाना बनाया। इस प्रकार से मिठाई और सब्जी गरीबों को वितरित करने लगे।
वहीं पर उन्हीं मिठाई और फलों की टोकरियों में बैठकर और अपने एक हमशक्ल को जयपुर भवन में बैठाकर शिवाजी जो है वहां से भाग गए कैद खाने से। बाद में औरंगजेब को बहुत समय बाद पता चला, लेकिन तब तक शिवाजी जो है दक्षिण भारत में अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए थे। इस प्रकार से इसके पहले शिवाजी ने सूरत को 3 बार लूटा अपने जीवन काल में। 1664 में पहली बार जब 1 करोड़ रुपए मिला, 1670 में और 1673 में। इस प्रकार से शिवाजी ने सूरत को 3 बार लूटा और अतुल धन संपत्ति प्राप्त की। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। इसी चूंकि शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई, तो बच्चों ध्यान दें, शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ बनाई और रायगढ़ जो है शिवाजी की राजधानी थी। यहीं पर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। बनारस के गागा भट्ट और विश्वेश्वर प्रसाद भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, लेकिन राज्याभिषेक के कुछ सप्ताह बाद ही इनकी मां का निधन हो गया, जीजाबाई का निधन हो गया। अतः शिवाजी ने निश्चल पुरी गोसाई से, बच्चों ध्यान दें, निश्चल पुरी गोसाई से तांत्रिक विधि से, इसको नोट कर लें आप लोग कि शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक पहली बार गागा भट्ट ने किया जो बनारस के थे, दूसरी बार जो है निश्चलपुरी गोसाई ने। उन्होंने गागा भट्ट ने जो है विश्वेश्वर प्रसाद भट्ट नाम था इनका पूरा, उन्होंने वैदिक विधि से उनका राज्याभिषेक कराया था और निश्चलपुरी गोसाई ने शिवाजी का राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से कराया। तो बच्चों इसके पश्चात शिवाजी के अंतिम दिन बहुत ही कष्टकारी हुए और 1680 में अधिक ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई। क्योंकि शिवाजी का जो बड़ा पुत्र था संभाजी, वो विद्रोही हो गया, वो आलसी बिलासी था, वो उसने जो है मुगलों से मिल गया। अतः शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में कैद करवा दिया और जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो मराठों ने जो है शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम को सिंहासन पर बैठा दिया। तो बच्चों ये ध्यान दें कि शिवाजी संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण है अष्टप्रधान। बच्चों ध्यान दें कि अष्टप्रधान में ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं, जिनमें से पेशवा, अमात्य, सचिव, दबीर, सुमंत, पंडित राव, न्यायाधीश और अरे नौबत, ये जो है 8 थे। अष्टप्रधान में सचिव की भांति, यानी एक जो है सलाहकार मंत्री परिषद, यानी क्या थी सलाहकार मंत्री परिषद थी अष्टप्रधान।
जो शिवाजी को सलाह देती थी। इस प्रकार से शिवाजी की अपनी एक नौसेना थी जो कोलाबा में ठहरी हुई थी। कोलाबा में ठहरी हुई थी, तो उसमें कम से कम इसमें 5 प्रकार की 500 नावें थी। अतः शिवाजी के पास एक नौसेना का बेड़ा भी था। इस प्रकार से शिवाजी ने हेमला धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। और जब शिवाजी की मृत्यु हो गई 1680 में, तो उसका पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठा, लेकिन उसे हटाकर संभाजी को जो है गद्दी पर बैठा दिया गया, क्योंकि संभाजी एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। वह अपने जो प्रबल मराठा सरदार थे उनको संदेह की दृष्टि से देखता था। अतः उत्तर भारत के कन्नौज के एक पंडित कवि कलश को जो है अपना प्रमुख सलाहकार रखा। संग जब 1681 में औरंगजेब का पुत्र अकबर भागता हुआ दक्षिण भारत आया, तो उसने संभाजी के यहाँ शरण दी। अतः मुगल औरंगजेब ने मुगल सूबेदारों को आदेश दिया। इस प्रकार से संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी और कवि कलश पकड़े गए। इन दोनों के सर कलम कर दिए गए। अतः मराठों ने जो है छापामार युद्ध नीति अपनाई और राजा राम को मराठा मंत्री परिषद ने राजा राम को, क्योंकि संभाजी के समय अष्टप्रधान भंग हो गया था, तो अष्टप्रधान का अंत करने वाला शासक कौन था? संभाजी। संभाजी के पश्चात राजा राम बना। तो बच्चों ध्यान दें कि संभाजी का कार्यकाल 1680 से 89 तक हुआ। 89 से 1700 तक जो है राजा राम का रहा। 1700 से 1760 तक ताराबाई का रहा। इस प्रकार से 1760 से 1748 तक साहू का रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों, बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे 1713 से 20 तक। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक। 1740 से 60 तक, 61 तक। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है बच्चों। और 1857 के पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम जो है मराठों का शासक बना। राजा राम ने जो है रायगढ़ से भागकर अपनी राजधानी जो है जिंजी रख ली। करीब 8 साल तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहा, लेकिन वहीं से वह जो है मुगलों ने उसे घेरे रखा। वहां से भागकर वह मैदानी क्षेत्र में आया और सतारा को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार से सतारा मराठों का राजनीतिक केंद्र बन गया। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने शिवाजी द्वितीय, अपने अव्यस्त पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षिता के रूप में कार्य किया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध नीति अपनाए रखे। 1700 से लेके 1707 तक ताराबाई ने मराठों को नेतृत्व दिया, लेकिन तभी जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो बच्चों ध्यान दें कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जुल्फिकार अली खां के कहने पर
जुल्फिकार अली खां के कहने पर आजम खां ने शाहू को मुगल कैद खाने से आजाद कर दिया। इस प्रकार से जो शाहू जो कि संभाजी का पुत्र था, जिसे मुगलों ने रायगढ़ के किले से कब्जे में ले लिया था, और इसकी मां भी मुगल आधिपत्य में थी। शाहू को हालांकि राजा की उपाधि औरंगजेब ने दे दी थी, लेकिन ये मुगलों के अधीन ही रहा। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो आजम खान ने इसे जो है आजम शाह ने इसे जो है आजाद कर दिया। अतः जिस वजह से ताराबाई और शाहू के पक्ष में मराठे बट गए। अंत में शाहू की विजय हुई। शाहू की विजय में सबसे बड़ा योगदान बालाजी विश्वनाथ का था। सबसे पहले शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना प्रमुख के पद को प्रदान किया, और अंत में उसने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दिया। बालाजी विश्वनाथ के समय पहली बार मराठे दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। उसी समय बच्चों ध्यान दें, बच्चों ध्यान दें कि बालाजी विश्वनाथ के समय सैयद बंधुओं में जो अब्दुल्ला खां और हुसैन खां थे, हुसैन खां ने जब फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के अंत करने की योजना बनाने लगा, तो हुसैन खां ने जो दक्षिण भारत में था, उसने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मित्रता स्थापित कर ली और मराठों को अनेकों रियायतें प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार से 1717 में पहली बार मुगल मराठे दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप किया और फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर जो है अपनी राजनीतिक स्थिति का पहचान दिया। इस प्रकार से मुगलों को मराठों को दक्षिण में शौक और स्वदेश मुक्ति प्राप्त करने का अधिकार हो गया। बालाजी विश्वनाथ ये बहुत बड़ी विशेषता थी, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के पश्चात बाजीराव प्रथम उसी का लड़का पेशवा बना। तो बच्चों ध्यान दें, बाजीराव प्रथम के शासन काल में बाजीराव प्रथम के शासन काल में जो है बहुत सी घटनाएं हुई और मराठों का उत्कर्ष बहुत लंबा बढ़ा। मराठों ने अपने साम्राज्य की लिप्सा अभिलाषा को बढ़ाया और अनेकों क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक कि पंजाब कुछ क्षेत्र था तो वो उसके लड़के बालाजी विश्वनाथ के समय पंजाब तक पहुंच गया। इस प्रकार से बाजीराव प्रथम जब पेशवा बना तो उसने मुगल साम्राज्य के बारे में कहा था कि हमें इस जो है जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। इस प्रकार से बाजीराव प्रथम के समय में जब मोहम्मद का बंगर जो कि मुगल सूबेदार था, बंगाल इलाहाबाद का सूबेदार बना था, उसने जब जो है राजा छत्रसाल के ऊपर आक्रमण किया तो राजा छत्रसाल ने बाजी 1728 की बात है बच्चों, ध्यान दें 1728 में बाजीराव प्रथम के शासन काल में इलाहाबाद के मुगल सूबेदार इलाहाबाद से मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के ऊपर आक्रमण किया। तो छत्रसाल ने बाजीराव मराठा पेशवा बाजीराव से मदद मांगी। बाजीराव ने छत्रसाल को मदद प्रदान की। इस प्रकार से छत्रसाल को मोहम्मद खां बंगश के आक्रमण से मुक्ति मिल गई और छत्रसाल ने प्रसन्न होकर बाजीराव को 4 प्रदेश
और मतलब अपने राज्य का एक प्रदेश दे दिया, जिसमें झांसी, कालपी, सागर, झांसी, कालपी, सागर, बच्चों ध्यान दें, झांसी, कालपी, सागर और हृदयनगर बाजीराव बुंदेलखंड का जो क्षेत्र दिया राजा छत्रसाल ने, उसमें महत्वपूर्ण था झांसी, कालपी, सागर और हृदयनगर। तथा अपना तीसरा पुत्र कहकर भी पुकारा। इस प्रकार से मराठों का बुंदेलखंड की भूमि पर प्रचार प्रसार हो गया, उनका यहाँ भी साम्राज्य बढ़ने लगा। इस प्रकार से इसी समय राजा छत्रसाल ने अपने दरबार की एक राजनीति की मस्तानी को बाजीराव को भेंट किया। मस्तानी से बाजीराव का प्रेम बढ़ता चला गया, जिससे वह परिवार को उपेक्षित करने लगा। अतः उसके परिवार वालों ने मस्तानी की हत्या करा दी। इस वजह से मस्तानी के प्रेम में आकंठ डूबा होने के कारण बाजीराव की भी मृत्यु हो गई और अल्पायु में ही बाजीराव मर गया। बाजीराव के पश्चात उसका पुत्र जो है बालाजी बाजीराव शासक बना, बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव, बच्चों ध्यान दें, परीक्षा की दृष्टि से इसके बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत हुआ। तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसके समय में था? बालाजी बाजीराव के समय। लेकिन इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। इसके समय में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसी के समय में जो है मराठे उड़ीसा और बंगाल का जो है मराठा साम्राज्य में विलय हो गया। और बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खान ने मराठों को बहुत अधिक जाने की संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार से मराठों के साम्राज्य में उड़ीसा भी सम्मिलित हो गया। और अब हम देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, क्योंकि इसका कारण जो है कुछ मुस्लिम मराठों का दिल्ली पर जो है अधिकार करने का था। और अफगान नेता जो है अहमद शाह अब्दाली, बच्चों ध्यान दें, क्या नाम था उसका? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली बालाजी बाजीराव के समय पंजाब में जो उसका अहमद शाह अब्दाली का जो प्रतिनिधि था, उसको रघुनाथ राव ने पराजित कर दिया, भगा दिया और अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अतः अहमद शाह और दिल्ली में जो उसका प्रमुख का प्रतिनिधि था नजीबुद्दौला, तो नजीबुद्दौला मीर बख्शी के पद पे था। उसने भी जो है मराठों ने उसको भी उसके पद से हटा दिया। अतः नजीबुद्दौला ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला
तथा रोहिला सरदार और अन्य सरदारों को मिलाकर अब्दाली का समर्थन किया, अब्दाली को प्रेरित किया मराठाओं को दंड देने के लिए। कुछ हिंदू नेता भी, कुछ हिंदू राजा भी, जैसे राजपूत जाट, उस समय जाटों का नेता सूरजमल जाट था, उन्होंने भी मराठों का समर्थन नहीं किया, क्योंकि मराठे जो है सभी को परेशान कर रहे थे। अतः जो है उस समय सभी भारत की जो छोटी मोटी शक्तियां थीं, उन्होंने मराठों का सहयोग नहीं दिया। इसके पश्चात पानीपत के स्थिति युद्ध में एक भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था बच्चों। ये 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। तो ध्यान में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया मराठों और अफगानों के बीच में, जिसमें मराठों की बुरी पराजय हुई और मराठों के तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम गाजी खां कर रहा था, जो कि एक वीर योद्धा था। अब इसमें हुआ क्या बच्चों, ध्यान दें। पहली बार के मराठे ज्यादातर छापामार युद्ध लड़ते थे, तो हम जाट नेता सूरजमल ने मराठों को सलाह दी थी कि वो जो है छापामार युद्ध लड़े, लेकिन मराठे अपने शक्ति के मध्य में, अहंकार के मध्य में आमने सामने का युद्ध कर बैठे। दूसरी बात है, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली की तोपों ने जो काम किया वो मराठों की तोपों ने काम नहीं कर पाया। अहमद शाह अब्दाली की कुछ तोपें तो ऐसी थी जो ऊँटों के ऊपर रखकर घुमावदार थी, यानी चारों ओर घूम सकती थी, घूम कर चलने वाली तोपें थी, जिन्होंने मराठों को जो है अधिक क्षति पहुंचाई। अतः उनकी तोपों की मारक क्षमता, अब्दाली की तोपों की मारक क्षमता अधिक घातक सिद्ध हुई, जबकि मराठों की जो है जिसका तोपखाना, जिसका नेतृत्व इब्राहिम गाजी खां कर रहा था, जो कि एक योग्य तोपची था, लेकिन फिर भी वो अब्दाली की सेना को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि इसका तोपखाना निचले क्षेत्र की ओर था और जो चलायमान नहीं थी, एक ही जगह से मार करने वाली थी, जबकि अहमद शाह अब्दाली की तोपें ऊँटों के ऊपर रख कर चलाई जा रही थी। इस प्रकार से उन तोपों की मार के आगे मराठों की पराजय हुई और मराठे उस युद्ध में मराठों का नेतृत्व बालाजी बाजीराव का लड़का विश्वनाथ कर रहा था, लेकिन विश्वनाथ राव कर रहा था, लेकिन वास्तविक युद्ध का संचालन उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ कर रहा था, जिसका प्रभाव बालाजी बाजीराव पर भी था। इस प्रकार से इन लोगों की अयोग्यता और मूर्खता की वजह से मराठों का बुरी तरीका से पतन हुआ। प्रमुख 27 मराठे सरदार, बच्चों ध्यान दें कि पेशवा का लड़का और पेशवा का जो चाचा था, चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ, ये दोनों एक भूमि में मारे गए हैं। सिर्फ जो है एक होलकर अकेला अपना जान बचाकर भाग आया था युद्ध भूमि से, उसी की जान बची हुई थी। बकाया 27 प्रमुख मराठा सरदार इस युद्ध भूमि में मारे गए। मराठों की बहुत अधिक हानि हुई। उस समय काशीराज पंडित जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, बच्चों ध्यान दें, काशीराज पंडित जो इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था, उसने युद्ध का वर्णन किया है। और कुछ व्यापारियों ने पेशवा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने सांकेतिक भाषा में लिखा कि 2 मोती विलीन हो गए, 23 सोने की मोहरें खो गई और सोने चांदी हीरे जवाहरात की तो कोई क्षति का अनुमान ही नहीं है। इस प्रकार से सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि पानीपत के तिथि युद्ध में ने जो है मराठों के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति मरा, प्रत्येक परिवार को क्षति उठानी पड़ी। और इतना भी है तो पानीपत के स्थिति युद्ध में
कुछ परिवार ऐसे थे जिनका पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। इस प्रकार से सदगुरुनाथ सरकार ने कहा है कि पानीपत के युद्ध ने यह निर्धारित यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत पर अब शासन कौन नहीं करेगा, और तथा यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर अब शासन कौन करेगा। इस प्रकार से सर सिडनी ओवन ने लिखा है कि पानीपत के स्थिति के युद्ध के पश्चात मराठों की पूरी शक्ति नहीं कुचली जा सकी। यह कुछ समय तक जो है सोई रही, और सोने के पश्चात जब यह जागृत हुई तो उस समय उनके सिर पर अंग्रेज आ गए थे। इस प्रकार से मराठा शक्ति का जो है अंत हो गया। अब मराठा सरदार जो है आपस में ही लड़ने लगे। बालाजी पानीपत की स्थिति युद्ध की खबर मिलने पर बालाजी बाजीराव का देहांत हो गया और उसका पुत्र माधव राव जो है शासक बना। माधव राव उस समय के सर देसाई ने लिखा है कि पेशवाओं में यदि कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं और सबसे योग्य पेशवा, अंतिम योग्य पेशवा था तो माधव राव पेशवा था, लेकिन इसे अधिक समय तक शासन करने का अधिकार नहीं मिल पाया। इस वजह से माधव राव के पश्चात, क्योंकि इसी समय राघोबा यानी रघुनाथ राव भी पेशवा का पद लेना चाहता था। इन दोनों मतभेद हुआ। इस प्रकार से मराठा परिषद ने माधव राव को पेशवा बना दिया। माधव राव ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात क्षय रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अतः माधव राव के पश्चात उसका अल्पवयस्क पुत्र जो है नारायण राव पेशवा बना। नारायण राव भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाया, और नारायण राव के पश्चात क्योंकि नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने कर दी, जो स्वयं पेशवा बनना चाहता था। अतः मराठा मंत्री परिषद ने नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को अगला पेशवा बना दिया। अतः इस वजह से रघुनाथ राव भागकर अंग्रेजों के पास चला गया और बसीन की संधि कर ली। इस प्रकार से सूरत की संधि, बसीन की संधि, पुरंदर की संधि, 3 युद्ध हुए। आंग्ल मराठा युद्ध, बच्चों ध्यान दें, आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहला जो है 1775 से 82 में हुआ। दूसरा 1802 से 1804 तक रहा, और तीसरा 1717 से 18 तक रहा। इस प्रकार से आंग्ल मराठा युद्ध बच्चों 3 हुए। इन 3 युद्धों के पश्चात मराठे आपस में ही लड़ते रहे, और जो बाजीराव द्वितीय पेशवा बना बच्चों की माधव नारायण राव अल्पवयस्क था। इसके समय में नाना साहब नाना फडणवीस का महत्वपूर्ण हाथ था। प्रशासनिक शक्ति नाना फडणवीस के हाथ में थी। अतः माधव नाना फडणवीस से छुटकारा पाना चाहता था, और जब उसे नहीं मिला तो अंत में उसने आत्महत्या कर ली। बाजीराव, इसके पश्चात राघोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा बना दिया गया। ये जो है षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का था। अतः इसने मराठों को आपस में ही युद्ध करना प्रारंभ करा दिया। इसने सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के भाई की हत्या कर दी। इस प्रकार से होलकर ने पूना पर आक्रमण करके पूना पर अधिकार कर लिया। बाजीराव सेकंड भाग कर अंग्रेजों की शरण में चला गया और अंग्रेजों से संधि कर ली। इस प्रकार से बाजीराव द्वितीय ने मराठों की शक्ति का अंत कर दिया, और अंग्रेजों ने
आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए। इन 3 युद्धों के पश्चात सगोला की संधि हुई, और सगोला की संधि, बसेन की संधि, पुरंदर की संधि, सगोला की संधि, अंत में अलग अलग संधियां, पूना की संधियों के तहत सूजी अर्जुन गांव की संधि, शिवगांव की संधि के तहत सिंधिया, होलकर। बच्चों ध्यान दें कि कुछ मराठों के जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया ग्वालियर में पहले इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाई, बाद में ग्वालियर हो गया। जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में अपने राज्य की स्थापना की। होलकर जो है गुजरात में हो गए, होलकर इंदौर में, मालवा में होलकर। गुजरात में इस प्रकार से ये कुछ अपनी अपनी स्टेटें बना ली इन लोगों ने, लेकिन उनका सबको अंग्रेजों संधि करनी पड़ी, और इस प्रकार से मराठों का अंत हुआ। क्योंकि मराठे आपस में ही युद्ध करते रहे, अपनी शक्ति का अंत करते रहे, और इस प्रकार से अपनी शक्ति के द्वारा स्वयं कुचले गए। सबसे अधिक पेशवा बाजीराव धोतिये हुआ। अंत में इसे पेंशन देकर अंग्रेजों ने बिठूर भेज दिया, और बिठूर में ही, कानपुर के पास बिठूर में ही इसका अंत हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राज्य दे दिया। इस प्रकार से अप्पा साहेब मराठों का अंतिम नेता हुआ, और इस प्रकार मराठों का अंत हुआ। तो बच्चों, मराठों का उत्कर्ष, मराठों का साम्राज्य विस्तार, और मराठों का जो प्रमुख महत्वपूर्ण नेता थे उनका कैसे विस्तार हुआ, आज के टॉपिक में आप लोगों ने समझा, इनको पढ़ा। कल के दिन फिर अगला टॉपिक होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है।